हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो ऑडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम की। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, इसका मेन मोटिव क्या है, कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिसके लिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, किसके थ्रू इसको स्टार्ट किया गया और कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसको मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन सभी एरियाज़ को डिस्कस आउट करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, मेक इन इंडिया है, सितंबर 25, 2014 को इस डायनेमिक प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया और इसका जो मेन मोटिव था, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में मनी को इन्वेस्ट करना था। मेक इन इंडिया प्रोग्राम का मतलब है कि इंडिया के अंदर ही जो गुड्स हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाए। मेक इन इंडिया कंपेनियन जो है वो एक ब्रेन चाइल्ड था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर जो हमारी इकोनमी है उसके हर तरह के, हर साइज़ के, मतलब हर तरह के जो एरियाज़ हैं तो उनको इंक्लूड किया गया है। ये एक मेजर नेशनल प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसका मेन मोटिव क्या है, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना। अगर हम कहीं पर मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को ईज़िली हम कर पाएँ। इनोवेशन को फोस्टर करना, बढ़ाना, कि हम बाकी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली हम भी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा और डेवलप कर पाएँ, तो इनोवेशन को फोस्टर करना, स्किल डेवलपमेंट को एनहेंस करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करना, और इसके अलावा जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री के अंदर तो उनको और ज़्यादा बेस्ट बनाना, बेसिकली मेक इन इंडिया प्रोग्राम के मेन मोटिव हैं। तो अब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया कंपेनियन के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव में हम इंक्लूड करेंगे जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, दैट इज़ टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए ग्लोबल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफॉर्म करना है। इंट्रोड्यूस न्यू इनिशिएटिव फॉर द प्रमोशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपने इंडिया में अट्रैक्ट कर पाए, तो ये भी इसका मेन मोटिव है। देन जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है तो उनको इम्प्लीमेंट करना, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना, इन्वेस्टर और मैन्युफैक्चरर का एक जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट अप करना, ताकि वो इंडिया के अंदर अपने मनी को इन्वेस्ट करे, कि बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने की बजाय वो इंडिया के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे। देन इंडिया का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के अंदर जो रैंक है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, टू एलिमिनेट द हैसल्स ऑफ लॉ रेगुलेशंस, की जो बिज़नेस की एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस होती है जिसको सभी को इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जो लॉज हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह हैं, तो उन सबको एलिमिनेट करना। देन टू प्रमोट जॉब क्रिएशन, उसको प्रमोट करना है। कंट्री के जो इनोवेशंस की लिमिट है तो उनको कम करना। गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को इम्प्रूव करना भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। टू एनकरेज द एवेन्यू ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाना। ग्लोबल जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है तो उसको भी इम्प्रूव करना बेसिक ऑब्जेक्टिव है मेक इन इंडिया प्रोग्राम का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू प्रमोट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को सस्टेनेबल मतलब सस्टेन रखना है हमें। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, जो हमारी ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है, कि लॉन्ग रन के लिए हमें ग्रो करना है, शॉर्ट रन के लिए ग्रो नहीं करना है। तो ये सारे मेन मोटिव हैं जिनके लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया। अब हम बात करेंगे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम में जो स्टेप्स हैं गवर्नमेंट ने लिए हैं जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइव किया जा सके, तो वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोमिनेंट सेक्टर, देन promoting ease of doing business, developing industrial corridor, then developing smart cities, establishment of national investment and manufacturing zone, strengthening international property regime, skill development। देन और जो हैं जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिवाइवल के लिए, फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसी, देन facility of foreign technological agreement, geographical area based incentive under income tax act, export incentive, state government incentive,
तो ये जो है वो सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिवाइवल में इंक्लूड किया गया है। फैसिलिटी ऑफ लिबरल फॉरेन कैपिटल, स्ट्रेंथनिंग फिनेंशियल मार्केट, लेबर रिफॉर्म्स, देन कंट्री स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन्स, स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोमिनेंट सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को इंडिया के अंदर बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे सेक्टर को आइडेंटिफाई किया है, जैसे ऑटोमोबाइल है, इंजीनियरिंग है, केमिकल, टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवेज, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, मीडिया, एंटरटेनमेंट वगैरह। तो गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि जिससे इन पर्टिकुलर एरियाज़ को डेवलप किया जा सके। तो पहला जो है प्रोमिनेंट सेक्टर को आइडेंटिफाई करना मेन मोटिव है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिवाइवल के लिए। सेकेंड हम बात करेंगे प्रमोटिंग ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे इंडिया के अंदर बिज़नेस को प्रमोट किया जा सके, उसको ईजी बनाया जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सिंगल विंडो ई-बिज़ पोर्टल को भी ओपन किया है। प्रोसीजर के सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जिनको पहले फिल किया जाता था, तो उनके नंबर को भी रिड्यूस कर दिया गया है। फॉर्म को जो है वो हम ऑनलाइन फिल कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेसिंग होती है वो 24/7 आवर्स, ठीक है, उस टाइम पर हम लोग कर सकते हैं। और बिज़नेस यूनिट जो है वो ई फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से भर सकते हैं, अटैचमेंट को अपलोड कर सकते हैं, फ़ीस को वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, फॉर्म को फर्दर प्रोसेसिंग भी वो ऑनलाइन कर सकते हैं। और जो लाइसेंस की फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको भी काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई किया गया है। अब जो लाइसेंस है उन वो सिर्फ 5 तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, और इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जो प्रोसीजर है तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा इजी बना दिया गया है, ऑनलाइन किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस का जो वैलिडिटी पीरियड है उसको भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। मल्टीपल रिटर्न्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो होते हैं उनको भी सिंप्लीफाई किया गया है। तो मतलब सारी जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई किया गया है ताकि बिज़नेस को बहुत ईजिली किया जा सके। जो पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेलिटीज़ होती थी जिनको पूरा करने की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगला हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है डेवलपिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सेटअप उसका कर रही है। जो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है तो वहाँ पर प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं। तो इनमें जो इस पूरे कॉरिडोर के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ होती हैं तो उनको डेवलप किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर हैं जिनको डेवलप किया है, लाइक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC में अगर पूरा का पूरा ये कॉरिडोर हम देखें तो इसके अंदर 24 मैन्युफैक्चरिंग सिटीज़ हैं, इनको डेवलप किया गया है। तो इसमें कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, जैसे अहमदाबाद धोलेरा इन्वेस्टमेंट रीजन गुजरात, मानेसर बवाल इन्वेस्टमेंट रीजन हरियाणा है, कुरुक्षेत्रा भिवाड़ी निमराना इन्वेस्टमेंट रीजन राजस्थान वगैरह है। तो ये कॉरिडोर में क्या होता है कि पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग ये हब बन जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, क्योंकि हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो काफ़ी इजी हो जाता है। देन जो स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिवाइवल के लिए, डेवलपिंग स्मार्ट सिटीज़। गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि 100 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा, ठीक है, ताकि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को बूस्ट अप किया जा सके। जो ये स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी इनमें अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छी क्वालिटी के रोड्स होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रॉपरली एफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी जो होगा वो 24/7 आवर्स की होगी, वाईफाई इंफॉर्मेशन होगा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क होगा, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे। मतलब हर तरह की जो फैसिलिटीज़ एक सिटी को स्मार्ट होने के लिए मैंडेटरी होती है तो वो जो सारी फैसिलिटीज़ हैं इन 100 सिटीज़ में प्रोवाइड की जा सकेंगी। देन इसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। इंडिया को वर्ल्ड के अंदर एक बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल जो टाउनशिप्स होते हैं उनको नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जो जोन है उसका नाम दिया गया है। हर जोन में कम से कम 5000 हेक्टेयर के नियर अबाउट एरिया है
स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो इन निम्स की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ओनरशिप को अपने पास भी रख सकती है या प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप भी कर सकती हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है निम्स की कि ये लैंड को एक्वायर करता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट से जो लैंड रिलेटेड लैंड होती है, और वहाँ पर बेस्ट क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। तो ये भी है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिवाइवल के लिए स्टेप लिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल प्रॉपर्टी डिज़ाइन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिज़ाइन जो राइट्स होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। गवर्नमेंट ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिज़ाइन को स्ट्रेंथन किया है। इससे रिलेटेड कुछ लेजिस्लेशंस बनाए गए हैं, कुछ लॉ बनाए गए हैं, जैसे पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क वगैरह है। तो इससे क्या होगा, रिसर्च और डेवलपमेंट ये प्रमोट होंगे, इनोवेशन एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जाएगा, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है फॉरेन जो मैन्युफैक्चरर हैं तो उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इसका ये मोटिव है। देन जो नेक्स्ट इसके अंदर इंक्लूड किया गया है दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट। अच्छी क्वालिटी की लेबर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मिले, तो इसके लिए गवर्नमेंट कई तरह के वोकेशनल और टेक्निकल जो एजुकेशन है वो कंट्री को प्रोवाइड कर रही हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए कई नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट किया है जिससे यूथ जो है उनकी स्किल को अपग्रेड किया जा सके। इस टाइम इंडिया की जो वर्क फोर्स है इसका 6% जो है उनको फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग मिल रही है। इसलिए ये रिक्वायरमेंट है कि जो ये स्किल का गैप है बहुत ज़्यादा जो बड़ा गैप है तो उस गैप को कम किया जा सके। तो इसके लिए ITIs की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पॉलिटेक्निक्स की ज़रूरत है, वर्कर को ट्रेनिंग देने की रिक्वायरमेंट है। तो स्किल डेवलपमेंट जो है वो भी मैन्युफैक्चरिंग के रिवाइवल के लिए जो स्टेप्स हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया है ताकि स्किल को डेवलप किया जा सके। देन इसके बाद फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसी। गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट लेकर आई हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लिबरलाइज्ड किया है, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को बूस्टअप किया जा सके। सिंगल विंडो क्लियरेंस की जो स्कीम है उसको प्रमोट किया गया है। देन फैसिलिटी ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई फॉरेन टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट को भी साइन किया है ताकि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको बाहर से इंपोर्ट किया जा सके। इन टर्म्स के अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट वगैरह होते हैं तो जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो फॉरेन कंपनीज़ को फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं, ठीक है। जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं तो इससे क्या होता है कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं वो इस पोजीशन में हो जाती हैं कि अगर तो वो खुद बनाएंगी तो वो ज़्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन अगर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारे लिए उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। तो टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं। देन जियोग्राफिकल एरिया बेस्ड इंसेंटिव। तो इन इंसेंटिव में क्या है, इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में अट्रैक्ट करने के लिए भी कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे जो रीजनल डेवलपमेंट है उसको बैलेंस किया जाए। तो गवर्नमेंट कई तरह के इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन का है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह, ताकि इन एरियाज़ को डेवलप किया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे इंसेंटिव हैं जो मैन्युफैक्चरर को दिए जाते हैं। इंसेंटिव अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स में भी कई तरह के डिडक्शंस वगैरह प्रोवाइड करती हैं, कंसेशंस वगैरह देती हैं। तो उनको एडिशनल डिडक्शंस दिए जाते हैं, टैक्स हॉलीडेज़ दी जाती हैं, बहुत तरह के टैक्स कंसेशंस भी दिए जाते हैं। देन एक्सपोर्ट इंसेंटिव। एक्सपोर्ट इंसेंटिव में इंसेंटिव है तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कई तरह के जो इंसेंटिव होते हैं ताकि गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाए, तो बेसिकली मैन्युफैक्चर गुड्स को, तो इसको प्रमोट करने के लिए एक स्कीम स्टार्ट की गई है दैट इज़ MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। और एक्सपोर्ट सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम इनको लॉन्च किया गया है ताकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके। अगर एक्सपोर्ट हमारे बढ़ेंगे तो फॉरेन करेंसी हमारे पास आएगी, फॉरेन एक्सचेंज को हम रिसीव कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इसका नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव। कुछ स्टेट गवर्नमेंट भी एडिशनल इंसेंटिव प्रोवाइड करती हैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए। ये जो इंसेंटिव होते हैं वो किस फॉर्म में दिए जा सकते हैं, जैसे उनको लैंड कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड करना, या उनको अगर वो किसी लैंड को परचेज़ कर रहे हैं या लीज पर ले रहे हैं तो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह में कई तरह के एग्जम्पशंस दी जाती हैं। अगर पावर टैरिफ कंसेशंस वगैरह दिए जाते हैं, जैसे पावर को सब्सिडीज़ रेट पर प्रोवाइड करना, कंसेशनल लोन देना, बैकवर्ड एरिया सब्सिडी हो सकती हैं। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। इसके अलावा और भी स्टेप्स हैं, लाइक फैसिलिटी ऑफ लिबरल फॉरेन कैपिटल। गवर्नमेंट ने लिबरल फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया है ताकि फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट किया जा सके। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनके लिए परमिशन दे दी है कि वहाँ पर FDI जो है वो 100% भी हो सकती हैं, कि सारा का सारा पैसा हम फॉरेन करेंसी की फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, FDI वगैरह हो सकता है। तो उसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जैसे हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह हैं, सिग्नलिंग सिस्टम वगैरह है। तो ये सब जो हैं इनमें फॉरेन कैपिटल को प्रमोट किया गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया है। स्ट्रेंथनिंग फिनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट जो है वो फिनेंशियल मार्केट को भी स्ट्रेंथन कर रही है, जैसे बैंक्स हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हैं, कैपिटल मार्केट है। अगर ये मार्केट स्ट्रेंथ होगी तो इससे क्या होगा, पूरा का पूरा जो फिनेंशियल सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, और इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का जो पेस है वो और ज़्यादा प्रमोट हो जाएगा। गवर्नमेंट ने कई तरह की स्कीम को स्टार्ट किया है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू, कुछ गवर्नमेंट ओन्ड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कंसेशनल लोन प्रोवाइड करती हैं प्रायोरिटी सेक्टर को, जैसे मुद्रा है, मुद्रा बैंक का भी सेटअप हुआ है। SEBI की पावर को बढ़ा दिया गया है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस वगैरह, तो इनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए इनको कई तरह की क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लेबर रिफॉर्म। इंडिया के अंदर जो लेबर लेजिस्लेशंस हैं, लेबर से रिलेटेड जो लॉ बने हुए हैं बहुत ज़्यादा रिजिड है, और बिजनेस यूनिट के फंक्शनिंग में मतलब बहुत ज़्यादा वो एक तरह से एक ऑब्स्टेकल की तरह होते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है एम्प्लॉयर के लिए कि वो इनएफिशिएंट, इनडिसिप्लिन्ड और सरप्लस एम्प्लॉय को रिट्रेंच कर सके, ठीक है, अगर उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो रेगुलर बेसिस पर हुई हैं। डेवलप्ड नेशंस में क्या है, लेबर लॉ फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी सैलरीज जो होती है उनके वर्क परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड होती हैं। अगर वो काम करेंगे अच्छे से तो उनको सैलरी दी जाएगी, अदरवाइज़ उनको रिट्रेंच कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म करे हैं, ठीक है, जिससे कि लेबर को रिफॉर्म करने से क्या होगा कि हमारे पास एफिशिएंट लेबर अवेलेबल होगा। श्रम सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसमें हम लेबर लॉ से रिलेटेड जो भी कंप्लायंस वगैरह है तो वो फाइल कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ को पोर्टेबल और यूनिवर्सली एसेसेबल प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जाता है। अगर कोई एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ना चाहता है और कहीं पर वो जाना चाहता है तो जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट नंबर है वो सेम रहता है, तो उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आता है। देन इसके बाद हम बात करेंगे कंट्री स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन। गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन भी इस्टेब्लिश किए हैं, जिनका जो मेन मोटिव है इंडस्ट्रियल यूनिट को इस्टेब्लिश करना है। जैसे नीमराना जापानीज़ जोन है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारी जापान की इंडस्ट्रियल यूनिट है सिर्फ उन्हीं को सेटअप किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं को ये अलाउ किया गया है कि वो उस पर्टिकुलर जोन के अंदर अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रमोट किया गया है, गवर्नमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया है। बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो नेशनल लैब्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को दिए गए हैं। कस्टम ड्यूटी को एग्जम्प्ट कर दिया गया है अगर टेक्नोलॉजी को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। देन लास्ट है फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट के मीन्स को डेवलप करने, जैसे रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, एयरवेज़ हैं, वाटरवेज़ हैं, तो इससे क्या होता है, अगर इन सब को डेवलप किया जाएगा तो जो रॉ मटेरियल हैं उनको इंडस्ट्रीज़ तक पहुंचाना काफ़ी इजी हो जाता है, फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना, पोर्ट तक पहुंचाना काफ़ी इजी हो जाता है। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्कोप है वो बढ़ जाता है।
तो अगर इसी तरह से अगर कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड किया जाएगा, लाइक टेलीफोन्स हैं, पोस्टेज हैं, टेलीग्राफ हैं, फैक्स है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हैं, तो इससे भी इंडस्ट्रीज़ की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो इससे जो है वो इंडस्ट्रीज़ जो है वो बैकवर्ड रीजन में भी इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम के अगर ये बहुत ज़्यादा डेवलप होगा तो उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट क्या आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो इफ़ेक्टिवली काम कर पाएंगे। तो ये ऐसे स्टेप्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रमोट किया जा सके। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ स्ट्रेंथ्स ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। हमारे इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनकी कौन कौन सी स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की एक ग्लोबल लेवल पर इमेज जो है वो काफ़ी अच्छी है। इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ की फॉर्म में हम इस इंडिया को देख सकते हैं। देन सेकेंड जो है वो गुड क्वालिटी वर्क फोर्स, इंडिया के अंदर अच्छी क्वालिटी की जो वर्क फोर्स है वो अवेलेबल है। साइंटिफिक और जो हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं तो इनकी वजह से जो टेक्निकल और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ हमारे यहाँ के लेबर की, यहाँ की वर्कफोर्स की इम्प्रूव हुई हैं। लो कॉस्ट ऑफ मैन पावर, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर हम बाकी नेशंस के से कंपेयर करें तो यहाँ पर कम कॉस्ट पर मैन पावर आसानी से मिल जाती हैं। स्ट्रॉन्ग बैंकिंग नेटवर्क, इंडिया का जो बैंकिंग नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एनआरआईज़ को और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो उनके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वो इंडिया में आकर मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है। तो ये इसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं तो जिनकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अगर हम थोड़ा सा उसमें काम करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम का बेसिक मोटिव यही है। तो आज का टॉपिक बस यहीं तक। I hope this topic will help you to understand the Make in India program. Thank you.